हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल अधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एपीओ का जो वेतन जारी किया गया है, हम इसको देखेंगे और इसमें हम देखेंगे कि कितनी सीटें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो सिलेबस में शामिल किए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुल 181 पदों के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके अंतर्गत अगर आप सामान्य की बात करेंगे तो 49 पद सामान्य हैं और सामान्य महिला के लिए कुल 13 पद हैं। सामान्य जो विडो हैं उनके लिए 6 पद हैं और जो तलाकशुदा हैं उनके लिए कुल 2 पद हैं। इसी प्रकार से आप एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी और यह जो है मोर बैकवर्ड अर्थात एमबीसी जो है ईडब्ल्यूएस, तो तो इस तरह की जो कैटेगरी हैं और इन कैटेगरी के अंतर्गत अलग-अलग जो है जो वर्ग हैं, सब कैटेगरी हैं वो डिवाइड की गई हैं। तो यहाँ पर टोटल पद जो है 181 है। अब अब आगे हम देखेंगे कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है। तो पहली योग्यता इसमें है एलएलबी की अर्थात लॉ की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसमें लिखने और पढ़ने का ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ साथ राजस्थान का जो कल्चर है, वहाँ की भाषा है, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो यह 2 प्रकार की यहाँ पर योग्यता बताई गई हैं। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जो अपनी योग्यता को छिपा करके वह फॉर्म डाल देता है और अपना जो आवेदन है वह वापस नहीं लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको आईपीसी की धारा 182 के तहत उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसका कार्य जो है वह अपराध होगा और बाद में आगे की जो परीक्षाएं हैं राजस्थान की, उसके लिए उसको डिबार भी किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन कर दिया है और बाद में अगर चाहे तो वह आवेदन को वापस ले सकता है। अगर आप ग्रेड पे की बात करेंगे तो यह 4200 ग्रेड पे की जो है नौकरी है। जबकि आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यह 4800 और बिहार में यह 5400 ग्रेड की नौकरी है। हालांकि यहाँ पर यह 4200 ग्रेड पे की नौकरी है। अब इसमें देखेंगे आप कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम जो है और मिनिमम जो एज है वह न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। इसके साथ साथ आपको एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ऐसे अभ्यर्थी जो 2001-1 2025 को अधिकायु के होते हैं अर्थात अधिकतम आयु प्राप्त करते हैं अर्थात वह 40 साल पूरा कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको 3 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। तो जो व्यक्ति 2025 में 40 साल के पूरा हो गए हैं या हो जाएंगे, उनको भी यहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा जो है छूट दी गई है। वो चाहे तो वह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो राजस्थान के एससी, एसटी, महिला, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस या जो नौकरी करने वाले हैं, भूतपूर्व कैदी हैं और इस प्रकार के जो वर्ग हैं और उनको भी यहाँ पर अलग-अलग तरीके से वर्ग के अनुसार उम्र में छूट दी गई है। अब चयन प्रक्रिया की बात करेंगे तो चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अभ्यर्थियों का चयन जो है यह प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर आयोग के द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन या सामान्यीकरण जैसी पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। आगे देखेंगे कि परीक्षा का योजना क्या होगा और इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। तो एक बात यहाँ पर विशेष रूप से आपको जो नोट करना यह है कि परीक्षा जो है केवल 2 चरण में होगी अर्थात यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू का कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है, यही इस नया परिवर्तन किया गया है। तो नया परिवर्तन करके क्या हुआ है कि प्री और मेंस होगा और मेंस में भी मात्र 2 पेपर होंगे। एक पेपर जो है लॉ का होगा, दूसरा पेपर भाषा का होगा। इसलिए इंटरव्यू को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से आप देखेंगे तो बहुत सारी धांधली इस प्रकार से हो जाती है। 50 नंबर का मान लीजिए इंटरव्यू है तो किसी को जो है 18 नंबर, 20 नंबर दे दिया गया और किसी को यहाँ पर 38 से 40 नंबर दे दिया जाता है। तो सीधा सीधा 20 नंबर तक का अंतर आ जाता है और एक नंबर जो है फाइनल सिलेक्शन में बहुत भूमिका निभाता है। यहाँ 15 से 20-20 नंबर तक का अंतर आ जाता है। इसलिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कदम यह उठाया गया है आयोग के द्वारा कि इसमें इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। तो परीक्षा जो है 2 चरणों में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के रूप में यहाँ पर परीक्षा होगी। यह जो है परीक्षा योजना है और मुख्य परीक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष में भरी जाने वाली रिक्तियों की कुल संख्या के कितना होगी, तो 15 गुना होगी। तो 15 गुना जो है लोग प्री में पास कराए जाएंगे, जितनी सीटें हैं उसका 15 गुना लोग पास कराए जाएंगे मेंस परीक्षा देने के लिए। आगे बताया गया है कि
आयोग की यह राय है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने के लिए साधारण मानदंड के आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर वह आगे जो है अपनी कार्यवाही कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि अगर एक ही नंबर को 3-4 लोग प्राप्त कर लिए हैं या एक से अधिक लोग प्राप्त किए हैं, तो सबको वहां पर मेंस के लिए एलिजिबल घोषित कर दिया जाएगा। और आगे यह बताया गया है कि आवेदन कब से प्रारंभ होगा, तो आवेदन 14 मार्च से प्रारंभ होगा और यह 12 अप्रैल तक यह इसका आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बात जो महत्वपूर्ण वह यह है कि यहाँ पर जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ओटीआर सबके लिए अनिवार्य कर दिया गया है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ओटीआर की व्यवस्था की गई है। पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा और वह जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो ओटीआर नंबर जारी होगा, फिर उसी ओटीआर नंबर के आधार पर आप जो है अपना आगे फॉर्म भर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। तो यही आप बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा, अर्थात वही जो ओटीआर का फॉर्म भरेंगे तो एक आपको क्रमांक प्राप्त होगा। यदि आवेदन पत्र क्रमांक अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आगे यह बताया गया है कि किस प्रकार से आपको फॉर्म वगैरह भरना है। आगे देखेंगे कि जो आवेदन भर दिया गया है, अब मान लीजिए उसमें कुछ त्रुटियां हो गई हैं और आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं, तो संशोधन जो है यहाँ पर यह बताया गया है कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, इसमें कोई भी संशोधन नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह चीज़ें आपने ओटीआर प्रोफाइल में भरा है, तो इसलिए यहाँ पर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो बातें हैं उसमें संशोधन किया जा सकता है। कब? तो आवेदन की अवधि के दौरान और आवेदन पत्र की अंतिम तिथि के बाद 10 दिन के भीतर निर्धारित शुल्क 500 रुपये जमा करके। तो यहाँ पर अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई त्रुटि कर दिया है, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए आपको 500 रुपये के फीस का जो है भुगतान करना होगा। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा तिथि से 60 दिन पहले और 7 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट के लिए कोई विकल्प खोला जाएगा। तो जब परीक्षा की जो डेट है, उस डेट से 60 दिन पहले अर्थात 2 महीना पहले 7 दिन के लिए उसका जो है पोर्टल खोला जाएगा, ताकि आप अपना जो भी उसमें डिटेल है उसमें संशोधन करना चाहते हैं, संशोधन कर लीजिए। उसके लिए फीस आपको 500 रुपये भुगतान करना होगा। लेकिन यहीं पर बता दिया गया है कि नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि और लिंग में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। आगे यहाँ पर फीस जो होगी, तो सामान्य, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर और अन्य जो अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर हैं, इनकी फीस जो है 600 रुपये होगी। बाकी सभी के लिए जो फीस है वो कितनी होगी? 400 रुपये होगी। तो यह हो गई यहाँ पर फीस की बात। आगे देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि ऐसे दिव्यांगजन अभ्यर्थी जो स्वयं का लेखक लाना चाहते हैं, मान लीजिए उनके हाथ में दिक्कत है और वह लिख नहीं सकते हैं, तो वह जो बोलेंगे और कोई व्यक्ति है उनका जो बोला हुआ वह लिखेगा, तो उन अभ्यर्थियों को परीक्षा दिनांक से कम 1 दिन पहले दिव्यांगता का वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी एवं श्रुत लेखक का वचन पत्र, श्रुत लेखक के फोटो पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता, ये सारी जो बातें हैं वह आयोग को प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ साथ परीक्षा के दिनांक से 2 दिन पहले का जो है चिकित्सा प्रमाण पत्र लगाना होगा कि हम लिखने में असमर्थ हैं, इसीलिए हमको एक श्रुत लेखक की आवश्यकता होगी। आगे यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आपको जो सिलेबस है वह क्या क्या होगा और किस प्रकार से इसमें कौन से सब्जेक्ट जो है शामिल होंगे। अन्य जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें भी चर्चा करना जरूरी है। तो देखिए, प्री परीक्षा में और मेंस परीक्षा में दोनों में सिलेबस जो है वह सेम है। आगे पहला पॉइंट ये है कि एग्जामिनेशन स्कीम फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर सेल कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टाइप प्री एग्जामिनेशन एंड रिटन मेन एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जामिनेशन आपको पता ही है कि हमेशा जो है यह ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है और मेंस एग्जाम जो है वह लिखित में होता है। दूसरा पॉइंट यह बताता है कि जो प्री परीक्षा होगी उसमें 70% जो प्रश्न होंगे वह लॉ पेपर से होंगे और 30% जो प्रश्न होंगे वह भाषा से होंगे, हिंदी और अंग्रेजी से। आगे यह बताया गया है कि द मेन एग्जामिनेशन सेल कंसिस्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो मेन एग्जामिनेशन के लिए 2 पेपर होंगे। पहला पेपर विधि का अर्थात लॉ का होगा और इसमें मार्क कितने होंगे? 300 नंबर का होगा और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। दूसरा पेपर आपका भाषा का होगा और भाषा में भी
100 नंबर की हिंदी हो 50 नंबर की हिंदी होगी और 50 नंबर की अंग्रेजी होगी और समय इसका 2 घंटे का होगा। इंटरव्यू का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो 2 पेपर मेंस में मात्र होने हैं, 1 पेपर आपका प्री में होना है। हालाँकि अभी यह बाद में जारी किया जाएगा, तो उसमें जो परीक्षा की विस्तृत योजना है उसको अलग से बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी 2 पेपर ही होने हैं, एक विधि का, लॉ का और दूसरा भाषा का। आगे यह बताया गया है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स ऑफ ईच पेपर सेल 40%। तो प्रत्येक अर्थात आप 300 नंबर का अगर लॉ का पेपर हो रहा है तो इसमें कम से कम आपको 120 नंबर पाना अनिवार्य होगा और इसी तरह से भाषा के पेपर में आपको मिनिमम 40 नंबर पाना अनिवार्य होगा। अगर इससे नंबर कम पाता है कोई व्यक्ति, सीटें भले खाली चली जाएं लेकिन उसको जो है एलिजिबल नहीं माना जाएगा। यह भी एक अच्छा नियम है, यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे बताया गया है कि जो परीक्षा का स्टैंडर्ड है, यह सेकंड जो भाषा वाला पेपर है, इसका स्टैंडर्ड जो है यह सीनियर सेकेंडरी अर्थात इंटरमीडिएट लेवल का ही होगा और इट शैल बी कंपल्सरी टू अपीयर इन ईच एंड एवरी पेपर ऑफ द रिटन टेस्ट। तो मेंस के प्रत्येक पेपर में अर्थात दोनों पेपर में आपको उपस्थित होना आवश्यक है। लॉ के पेपर में केवल आप उपस्थित हुए और 300 में भले 300 पूरा पा गए, लेकिन आप भाषा के पेपर में अपीयर नहीं होते हैं तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। 7वां पॉइंट यह है कि law paper is designed to test practical knowledge of the candidates in criminal law and procedure and framing charges in criminal cases। यह 7वां जो पॉइंट है, अगर आपने इसको विशेष रूप से नहीं ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आपको पेपर जो है वह टफ लगेगा। यहाँ पर कह क्या रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट इन क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एंड फ्रेमिंग चार्जेज इन क्रिमिनल केसेज। ये आप अगर यह सोच के जा रहे हैं कि सीधा सीधा हमसे प्रोविजन पूछेगा और हम उसका उत्तर लिख के चले आएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पर आपको इसीलिए इस रूप में तैयारी करनी होगी कि आप कानून को न केवल जानते रहें बल्कि उसको समझते भी रहें। क्योंकि अगर आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज से तात्पर्य है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, तो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आप अगर विधिवत विधि को समझे नहीं हैं तो निश्चित रूप से आपकी गलती होगी। दूसरी बात यह कह रहा है कि आपको आरोप कैसे फ्रेम होता है किसी भी मामले में, उसका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ पर ये इसीलिए 7वां जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक स्टूडेंट के लिए जो सीरियस होकर इस एग्ज़ाम को दे रहा है। बाकी अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस वही है, कुछ खास नहीं है। अब देखेंगे कि जैसा कि आपने अगर बिहार का या मध्य प्रदेश का पेपर दिया होगा तो ये सारे सब्जेक्ट लगभग उसमें रहते हैं। आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी, यह तो हर जगह की एपीओ की परीक्षा में रहता ही रहता है। इसके साथ साथ आप देखिए एससी एसटी एक्ट है, पॉक्सो है, जुवेनाइल जस्टिस का है जिसको जेजे एक्ट कहा भी कहते हैं, प्रोबेशन ऑफ अफेंडर्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट है। यह चार जो है यह आपको अलग से मिल गए। इसके अलावा जो है 3 जो है यह आपको जो राजस्थान का लोकल एक्ट है, जैसे एक्साइज एक्ट हो गया, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 1992 का है और दूसरा है पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट एक्ट, यह 2022 का अधिनियम है। तो यह जो है इतने जो लॉ हैं, इतनी विधियां हैं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको जो है एक अच्छी क्लास के साथ साथ आपको मेंस का जो नोट्स है वह प्रोवाइड कराएंगे और उस नोट्स के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और लिखित एग्जाम में अर्थात मेंस एग्जाम में प्रश्नों को कैसे लिखा जाता है, कैसे आप उसका उत्तर सटीक तरीके से दे सकते हैं, इन सारी बातों को अगर आप समझना है तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। बेहद मिनिमम जो शुल्क में हम आपको इन सारी बातों को समझाएंगे और आपको हैंड रिटन नोट्स भी देंगे और फ्री के लिए आपसे प्रत्येक सप्ताह टेस्ट भी हम लेते हैं। तो इस रूप में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके आप बताएं। उसके बाद आप या तो इस नंबर पर 94 54 74 0 888 इस नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और इसके बारे में क्लास के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो लॉ के पेपर में आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हम सभी क्लास के माध्यम से सभी जो एक्ट हैं इनको आपको कंफर्म करेंगे। इसके साथ साथ आपको हैंड रिटन नोट्स जो होगा वह क्वेश्चन आंसर के रूप में होगा जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें और तैयार कर सकें। आगे देखिए यहाँ पर जो जो पेपर होगा प्री का, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है।
ध्यान ये रखनी है कि यहाँ पर अभी तक ने आपने शायद मैक्सिमम जो पेपर में दिए होंगे या अपीयर हुए होंगे, उसमें प्री परीक्षा में आपको कुल 4 विकल्प मिलते हैं, ए, बी, सी और डी। लेकिन यहाँ पर कुल 5 विकल्प मिलेंगे। पहली बात, विशेष रूप से इसको ध्यान रखना है। और जो आपको पेपर देना है, अभी तक आपने हमेशा देखा होगा कि जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, लेकिन राजस्थान एपीओ का जो नोटिफिकेशन है उसमें ये कह रहे हैं कि आपको ब्लू अर्थात नीली जो बॉल पॉइंट पेन होती है उसका उपयोग करना होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि इट इज मैंडेटरी टू फिल वन ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न का आपको उत्तर देना ही है। कोई भी जो आप प्रश्न है उसको छोड़ नहीं सकते कि हम उसको रंगे नहीं, कलर न करें। आगे तीसरा पॉइंट यह बता रहा है कि इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन देन यू हैव टू डार्कन द सर्किल 5। 4 विकल्प तो दिए रहते हैं, लेकिन मान लीजिए वह प्रश्न आपको आता ही नहीं है, वह इस प्रकार से है, उसका उत्तर आपको पता नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, बल्कि आप वहाँ 5वां जो विकल्प है उसको डार्क करेंगे, उसको रंग देंगे। नन ऑफ द 5 सर्कल इज डार्कन 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द मार्क्स ऑफ क्वेश्चन शैल बी डिटेक्टेड। अगर आपने उस 5 में से 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प को नहीं रंगते हैं, अर्थात उसको खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस प्रश्न का 1/3 जो भाग है माइनस कर दिया जाएगा आपके जो है अंकों में से। चौथा पॉइंट यह बताता है कि आफ्टर सॉल्विंग क्वेश्चन पेपर कैंडिडेट मस्ट असेट दैट ही हैज डार्कन वन ऑफ द सर्कल फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपने जो है इस प्रकार से जो पेपर हल कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको जो प्रत्येक जो प्रश्न हैं उनका जो अटेम्प्ट नहीं किए हैं उनको भी जो 5वां सर्किल है उसको कलर करने के लिए आपको 10 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आगे ये 5वां पॉइंट यह बता रहा है कि ए कैंडिडेट हु हैज नॉट डार्कन एनी ऑफ द 5 सर्कल इन मोर देन 10% क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अर्थात आपने टोटल जो प्रश्न है, मान लीजिए 150 प्रश्न आते हैं, उसका 10% प्रश्न अर्थात 15 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपने कोई भी जो विकल्प है उसको कलर नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो इसलिए जो प्रश्न आपको आता है उसको आप उसका सही उत्तर दीजिए, जो नहीं आता है उसका 5वां विकल्प आपको भरना है। 15 प्रश्न अगर आप जो है 10 से 15 प्रश्न आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं, उसका कोई भी ऑप्शन नहीं भरते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 1/3 आपका जो अंक है वो माइनस कर लिया जाएगा। 15% 10% अर्थात 15 प्रश्न या उससे अधिक अगर आप खाली छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप चाहे भले सभी जो है 135 सही किए हों, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो यह जो नियम है विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। आपको यहाँ पर इन परीक्षा देते समय इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। तो यह सारी बातें हैं और आगे इसमें कुछ खास नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण बातें थी हमने आपके साथ चर्चा कर लिया है, और आप जो है इस नोटिफिकेशन को विशेष रूप से एक बार देख लेंगे तो और भी बेहतर हो जाएगा। और एक बार फिर से अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो 94 54 0 888 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके हमसे हमारे जो क्लासेज हैं वह टाइमिंग क्या होगा, इन सब के बारे में विस्तार से आप जानकारी हमसे ले सकते हैं। और बहुत ही कम जो फीस है उसमें आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें, और प्री के लिए खास करके हमारे चैनल पर आपको इतने कंटेंट उपलब्ध हैं कि आपको प्री परीक्षा के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोकल लॉ हैं या जो माइनर लॉ हैं उनके भी वीडियो हम जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। धन्यवाद।